So we are going ahead with the last topic of this chapter, that is integration. बट इंटीग्रेशन से पहले आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज नहीं, वो तो वैसे पता होना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यू नीड टू नो फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो हमको इंटीग्रल कैलकुलस पे जाना है। अगर हमको इंटीग्रल कैलकुलस पे जाना है तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव। Don't worry, nothing happens. Don't worry. Okay. So that's it, sufficient. छोटी छोटी बातें होती रहती है, डोंट वरी, चलता रहता है वो। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। So before we start integral calculus, you should know what is differential calculus. Derivative का exact meaning you must know. तो इसके लिए हमको पहले डेरिवेटिव्स का एक क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो उस दिन एब्सेंट थे फिजिकली या मेंटली, दोनों का ध्यान अभी यहाँ पे होना चाहिए। तो डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स, इसमें हमने एग्जैक्टली क्या था, इफ यू रिमेम्बर। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया था। फंक्शन आपको पता होना चाहिए दैट यू आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे y इक्वल टू एक्स। फंक्शन याद है ना? एक्स एक्सिस इसको बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस को बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी प्लॉट कर सकते हो, टेम्परेचर प्लॉट कर सकते हो, फोर्स प्लॉट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था, दो तीन एग्जाम्पल लिए थे हमने। एक एग्जाम्पल लिया था हमने चेंज इन टेम्परेचर का, याद है? I have given you example of change in temperature. So for example, if you are standing outside this classroom, और अगर ध्यान नहीं होगा तो I will send you outside this classroom. Okay, तो poor jokes apart, लेकिन अगर ध्यान नहीं होगा तो वापस यही होगा, फिर you will have to stand outside. So when you change the position, because of change in position, what changes? Temperature. तो temperature था dependent variable और पोजीशन था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे ही वेलोसिटी कैन आल्सो चेंज विद पोजीशन। तो वेलोसिटी है डिपेंडेंट वेरिएबल, पोजीशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फोर्स कैन आल्सो चेंज विद पोजीशन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर कैन आल्सो चेंज विद टाइम, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग नॉर्मली वाई एक्सिस पे व्हाट वी डू इज, वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो इन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये कौन है? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो इनमें कोई एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन रिलेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स। क्या है ये ग्राफ? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसा भी आ सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ होता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब भी आ सकता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा ग्राफ होता है। तो सिमिलरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम फॉर्मूला। मे बी y इक्वल टू एक्स, मे बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मे बी y इक्वल टू एक्स क्यूब, मे बी y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इन जनरल, जब हमको डेरिवेटिव समझना था तो हमने इन जनरल कोई एक फंक्शन ले लिया था। अगर आपको याद होगा हमने ऐसा फंक्शन लिया था, याद है? वी हैव टेकन सच अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पे डिपेंड करता है। और वो ग्राफ वी हैव टेकन सम शेप, ऐसा एक शेप ले लिया। हम कोई और शेप ले सकते थे, यस ले सकते हो, लेकिन थ्योरी के लिए हम लोग सिंपल फंक्शन लेते हैं। ये एक बहुत सिंपल फंक्शन है। फिर अगर आपको याद होगा तो हमने इस ग्राफ पे दो पॉइंट लिए थे, याद है क्या? पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये जो ए के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हमने बोला था एक्स नॉट, और बी के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हमने बोला था एक्स जीरो, मतलब एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, बराबर। ये एक्स जीरो है, ये एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? डेल्टा एक्स।
ए पॉइंट पे जो y की वैल्यू थी इसको हम लिखते हैं y ऑफ x0। सिमिलरली बी पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी इसको हम लिखते हैं y ऑफ x0 प्लस डेल्टा। ए से बी x की वैल्यू चेंज हुई डेल्टा x, और a से b y की वैल्यू चेंज हुई डेल्टा y। ओके, डेल्टा y, तो ये वैल्यू है डेल्टा y, दिस इज डेल्टा y। और अगर ये डेल्टा x है तो ये भी कौन है फिर, डेल्टा x। तो दिस इज डेल्टा x, दिस इज ऑल्सो डेल्टा x। फिर हमने डेरिवेटिव्स के लिए क्या किया था, अगर आपको याद होगा, हमने ए और बी लाइन को ज्वाइन कर लिया था, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया था विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो वी हैव जॉइंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिसको आप कॉर्ड या सेकंड बोलते हो। तो ये ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एज सेकंड। सुना है ना सेकंड, पता है क्या? यस और नो, डू यू नो व्हाट इज दिस सेकंड? कॉर्ड जैसा ही होता है, सिर्फ कॉर्ड सर्कल के केस में बोलते हो, और इसको यहाँ क्या बोलते हो, सेकंड। और ये क्या था, एंगल थीटा। तो ये जो सेकंड है ए बी, इसका अगर स्लोप निकालना है तो क्या था स्लोप, tan थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डेल्टा वाई, एडजेसेंट साइड डेल्टा एक्स। हम अभी तक डेरिवेटिव पे आए नहीं है। डेरिवेटिव समझने के लिए ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। हमारे पास y है विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x है विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y x पे डिपेंड करता है, मतलब मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो y और x में जो रिलेशन है, कोई एक फॉर्मूला होगा, उसको हमने प्लॉट कर दिया तो ऐसा हमको एक ग्राफ मिल गया। इस ग्राफ पे हमने दो पॉइंट ले लिए a और b। a के लिए x नॉट इज द x कोऑर्डिनेट, b के लिए x नॉट प्लस डेल्टा x, x नॉट मतलब x0 प्लस डेल्टा x, बराबर। तो बी पॉइंट और ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स। वाई कोऑर्डिनेट में कितना है, डेल्टा वाई। tan थीटा क्या आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए, अभी तक हमने डेरिवेटिव डिफाइन नहीं किया है, आगे आएगा। डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए हम लोग करते क्या थे, हम जो ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को ए के पास में लाते जाते थे। वी वर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट बी क्लोजर एंड क्लोजर टू पॉइंट ए। पहले थोड़ा पास में लाया, फिर और पास में लाया, फिर और पास में लाया। जब आप पॉइंट बी को ए के क्लोज ला रहे हो तो स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है ना। पहले स्लोप ज्यादा था, आगे स्लोप कम हो गया, राइट। ऐसा करते करते फाइनली आप बी पॉइंट को ए पॉइंट के बहुत क्लोज लाओगे। कितना क्लोज लाओगे, सच दैट ये जो सेकंड है ये बन जाएगा tangent, दिस सेकंड विल बिकम tangent। So you bring this point B so close to A such that point B and point A overlap, and the second becomes tangent. Second intersects curve at 2 points and tangent intersects at 1 point. तो जब ये second tangent बन गया, तब हमने स्लोप जब निकाला था, तो स्लोप को हमने बोला था tan थीटा इक्वल टू dy बाय dx। डी क्यों लिखा, क्योंकि अब बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है y की वैल्यू में और x की वैल्यू में, तो dy बाय dx। और इसको बाय डेफिनेशन हमने क्या बोल दिया, क्या बोला इसको बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब घुमा फिरा के बात ऐसा है कि हमको फंक्शन का वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है वो देखना है। जब हमने ए और बी पॉइंट फार अवे लिए थे, तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग देख रहे थे दो पॉइंट्स के बीच में, ए से बी में कितना चेंज हुआ। लेकिन जब हम सिंगल पॉइंट पे लेते हैं, मतलब जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि फंक्शन का वैल्यू गिवन पॉइंट ए पे कितना चेंज हो रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन सिंगल पॉइंट, एट अ गिवन सिंगल पॉइंट। तो याद रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका उल्टा प्रोसेस है। मतलब तुमने डेरिवेटिव में क्या किया, मैं एग्जांपल लेता हूँ। डेरिवेटिव में तुमने क्या किया, डेरिवेटिव में तुमने इंटरवल को छोटा छोटा करते गए, है ना। पहले डेल्टा एक्स बढ़ा लिया था, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, बहुत स्मॉल कर लिया। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन, इमेजिन आपको कहीं ट्रैवल करना है, जो प्लेस 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, और आप वहां पे 1 आवर में पहुंच गए।
तो कितना स्पीड था आपका? 60 किलोमीटर पर आवर। सपोज सुबह 8 बजे निकले, 9 बजे वहां पे पहुंच गए, बराबर। किसी ने पूछा कितनी स्पीड से आए, तो क्या बोलोगे? 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर। ये आप बता रहे हो एवरेज वैल्यू। ऐसा क्यों? कहीं पे बीच में स्पीड ब्रेकर भी तो आया होगा, स्पीड कम की होगी, कहीं पे टोल भरने के लिए रुके भी होंगे, कहीं पे नाश्ता पाने के लिए भी रुके होंगे, तब आपका स्पीड कितना था? 0। कब आपको रोड एकदम ही खाली मिल गया, आपने 100 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाई, लेकिन टोटल शुरू से आखिरी तक जब पूछा तो आपने बोला 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये एवरेज वैल्यू बता रहे हो आप। यू आर टेलिंग एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। चलो यहाँ से कोई जगह 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, एंड यू टेक 2 आवर्स टू रीच। 2 घंटे लग गए आपको। व्हाट इज योर स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। अगेन एवरेज स्पीड। किसी ने पूछ लिया, अच्छा तुम 8 बजे निकले थे, 9 बजे पहुंचे, बताओ तो 8 बज के 35 मिनट पे तुम्हारा स्पीड कितना था? व्हाट वाज द स्पीड एट 8 hours and 35 minutes, मतलब 8 AM 35 minutes। तो बेसिकली करते क्या है हम लोग? डेरिवेटिव लेते हैं वहां पे। कैसे? 8 से 9, ये एक इंटरवल है, जैसे ये एक इंटरवल है डेल्टा एक्स, छोटा छोटा करते गए, छोटा छोटा करते गए, फाइनली हमने कब देखा? 8:35 पे। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहे हो ना, आप इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हो, इंटरवल को छोटा 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 करते जा रहे हो, और फाइनली उस पॉइंट तक आ रहे हो जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन का क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो डेरिवेटिव्स में क्या करते हो तुम? एक बड़े इंटरवल को क्या करते हो? स्मॉल 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 करते जाते हो, और आप एक गिवन पॉइंट पे फंक्शन कैसा चेंज हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे फंक्शन कैसा चेंज हो रहा है वो बताते हो, उसको क्या बोलते हो? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब ये है, you need to know what is the change in the value of function at a given single point, at a given single point। इंटीग्रेशन इसका उल्टा है। एग्जाम्पल लेते हैं। और एक चीज याद रखना, अब थोड़ा बहुत तो आपको डेरिवेटिव पता ही है, हमने एग्जाम्पल भी लिया है उस पर। अगर मेरे पास पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, याद है क्या? पोजीशन वेक्टर है और मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? dr/dt। मतलब अगर मेरे पास पोजीशन है, मुझे स्पीड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? dx/dt। अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया है, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा बाय टेकिंग डेरिवेटिव। अगर हमारे पास पोजीशन दिया है, हमको स्पीड मिल जाएगा बाय टेकिंग डेरिवेटिव। उल्टा सोचो, अगर आपको स्पीड दिया हो और आपसे डिस्टेंस पूछा हो, तो क्या करेंगे फिर? इंटीग्रेशन। तो एग्जैक्टली exactly यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन का यूज। आपको अगर पोजीशन दिया है, स्पीड पूछा है, तो डेरिवेटिव। आपको स्पीड दिया है और आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो इंटीग्रेशन। सिमिलरली, अगर आपको स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है मतलब, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या करोगे? डेरिवेटिव, dv/dt। अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछा है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज यहाँ से आगे स्टार्ट होता है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में करना क्या है एग्जैक्टली वो समझ लेते हैं पहले। एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस का यूज कहाँ है वो समझ लेते हैं। तो लेट अस से, और वेल बाय द वे, थोड़ा सा बेसिक आपको चैप्टर नंबर 1 का भी लगेगा, डायमेंशंस का। तो ये पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम, बस इतना पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ टाइम, और यहाँ पे प्लॉट करता हूँ स्पीड, मतलब वेलोसिटी। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कार है, जो भी है, एक व्हीकल है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम टाइम, सम इंस्टेंट ऑफ टाइम विथ सम स्पीड। और ड्राइवर कर क्या रहा है? ड्राइवर स्पीड को बढ़ाते जा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? लीनियर, क्योंकि ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राफ क्या है? लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर? हाँ, स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन वेलोसिटी और टाइम का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का मतलब बताओ। एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, वेरी गुड, बट नियर, वेरी नियर। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट अगर तुम बोलोगे ना,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? डज नॉट चेंज, मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू पहले थी वही अभी है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, सेम। तो अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये आप चैप्टर नंबर 3 में सीखोगे ही, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है। एंड अगेन अगर आपको इंटीग्रेशन का थ्योरी नहीं भी समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ वैसे भी फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। बट इट इज बेटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हो तो आगे काम में आएगा। बट अगेन नहीं समझ में आया, डोंट वरी, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा वो। वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर होना मतलब हर एक सेकंड में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड पहले 0 था, इनिशियल स्पीड कितना था, 0, फिर एक सेकंड के बाद हो गया 1 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड के बाद हो गया 2 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड के बाद हो गया 3 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड के बाद हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, 1। तो दैट इज लीनियर, इसका मतलब लीनियर ग्राफ है ये। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो लीनियर ग्राफ होना मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज होना, इस केस में इंक्रीज हो रहा है वो, बराबर, पक्का। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल से ही लेते हैं, ये टाइम इंस्टेंट था 2 सेकंड और ये टाइम इंस्टेंट है 6 सेकंड। लेट अस से 2 सेकंड पे वेलोसिटी का वैल्यू था, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 20 मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। और 6 सेकंड के बाद इमेजिन ये हो गया लेट अस से 100 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन ऐसा आया, what is what is the distance traveled by particle between 2 seconds and 6 seconds? तो कैसे फाइंड करोगे? जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ वापस। हमको इंटीग्रेशन समझना है, इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे आता है वो समझना है। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने ये बोला कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब व्हीकल है, कोई गाड़ी है। फॉर एग्जांपल वी हैव सम व्हीकल, व्हीकल इज मूविंग, और ये व्हीकल मूव हो रहा है। तो हमने 2 सेकंड के बाद जब इसका स्पीड मेजर किया था, 2 सेकंड के बाद, तो कितना आया था, 20, राइट। और जब हमने 6 सेकंड के बाद मेजर किया तो कितना आया, 100। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या, यस। तो 2 से कितना हो गया, सॉरी 20 से कितना हो गया, 100। तो 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि 2 सेकंड में मान लो यहाँ था, 6 सेकंड के बाद यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो बताओ कैसे फाइंड करोगे? यस बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट? अभी क्वेश्चन समझ में आया ना, गाड़ी चल रही है, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी था 20, 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी है 100। तो 2 सेकंड से 6 सेकंड में गाड़ी ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो डिस्टेंस कितना है ग्राफ से बताओ मेरे को। क्या, 560। कैसे फाइंड किया 560? हाउ डू यू फाइंड आउट 560? हाउ डू यू गेट दिस वैल्यू? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डायमेंशनली भी अगर तुम सोचोगे तो ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड है, सेकंड सेकंड क्या है, कैंसिल, तो क्या आएगा, मीटर। मतलब वेलोसिटी को टाइम से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है, डिस्टेंस, बराबर, गुड। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम का एक सिंगल वैल्यू है क्या, नहीं, 2 से 6 तक। तो हम लोगों को अगर डिस्टेंस चाहिए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये लाइन आया, इस लाइन के नीचे का जितना भी एरिया होगा, जितना भी एरिया होगा, दैट एरिया विल गिव अस व्हाट, डिस्टेंस। तो अगर मैंने पूछा आपसे कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से डिस्टेंस बताओ, तो क्या करोगे, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द कर्व। तो ये पूरा एरिया निकालोगे,
और ये क्या है, ट्रेपेजियम है। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। चलो तुमको वो नहीं याद, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर इफ यू डोंट नो। एटलीस्ट तुमको ऐसा तो करते आएगा ना। एक बन गया ट्राइंगल, दूसरा बन गया स्क्वायर, नहीं है वो रेक्टेंगल है, क्योंकि ये साइड क्या है 4 और ये क्या है 20, और ये ये 20 और ये 100, तो कितना आ गया 80, और ये कितना है 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, हाफ, बेस बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 80, 1 एंड 2 जा 160, और ये आ जाएगा आपका 80। तो व्हाट इज 160 प्लस 80? 240। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 240 मीटर। मतलब अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो क्या करोगे? एरिया अंडर द कर्व। कर्व क्या था इस केस में? स्ट्रेट लाइन था, तो एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर श्योर, 100%। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 and 4 सेकेंड्स, अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लेकिन ये छोटा ट्रेपेजियम। गुड, क्लियर? तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, तो एरिया कैसे फाइंड करते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो एरिया कैसे फाइंड करते हो? एरिया अंडर द कर्व। तो हमारे पास एक कर्व था, कर्व मतलब एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्व। तो हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन था, हमने इसके नीचे का पूरा एरिया फाइंड कर लिया, हमको क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया ना, डिस्टेंस। पक्का? ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। अब बताओ मेरे को, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेम व्हीकल, सेम ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, एरिया अंडर द कर्व। मान लिया सही है, क्योंकि वैसे ही आएगा एरिया अंडर द कर्व, बराबर, राइट? फिर तुम निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो वो तो मिल जाएगा। ऊपर का कैसे फाइंड करोगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर का ट्राइंगल नहीं है। अब यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन का रोल, बराबर। अगर वो जो ग्राफ है, ग्राफ ए से बी, पहले क्या था? स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन था, तो उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं, वेल डिफाइंड फंक्शन स्ट्रेट लाइन। उस केस में हमको डायरेक्टली मिल गया एरिया अंडर द कर्व। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमको भले ही पता है, यू नो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, यू विल से एरिया अंडर द कर्व एबी, पर प्रॉब्लम है कि कैसे फाइंड करोगे? तो नहीं कर सकते फाइंड। तो अब हम लोग करते क्या है, अब हम डेरिवेटिव का उल्टा ऑपरेशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता है कि डायरेक्टली ए से बी तक जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो शेप है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम छोटे छोटे इंटरवल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2 सेकेंड था, यहाँ पे 6 सेकेंड था, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। हम क्या करेंगे, 2 और 2.1, मतलब छोटा टाइम इंटरवल लेंगे, 2 and 2.1, पहले ये फाइंड कर लेंगे। और ये फाइंड करना इजी है, क्यों? क्योंकि डू यू सी, ये जो 2 से 2.1 लिया, ये कैसा शेप बन गया? रेक्टेंगल, बराबर। फिर 2.1 से 2.2 जाऊंगा मैं, 2.1 से 2.2 गया, वापस से शेप क्या बन गया? रेक्टेंगल। फिर 2.2 से 2.3 रेक्टेंगल, 2.3 से 2.4 ऑलमोस्ट रेक्टेंगल, रफली रफली रेक्टेंगल। ऐसा करते 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 हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग सीधा ए से बी टोटल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, स्मॉल स्मॉल इंटरवल ले रहे हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स ले रहे हैं। तो इसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स लोगे, राइट? हर एक स्ट्रिप क्या है, एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब आपको कम से कम हर एक स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने आएगा, दैट इज द आइडिया। और अगर आपको ये सब रेक्टेंगल का एरिया आपने फाइंड कर लिया, हमको फाइंड करना क्या था वैसे, इन रियलिटी क्या फाइंड करना था हमको? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स, बराबर। तो आपने क्या किया, 2 से 2.1 कैलकुलेट कर लिया,
2.1 से 2 तक कर लिया, 2.2 से 2.3, 2.3 से 2.4, 2.4 से 2.5, ऐसा करते करते कहाँ तक गए? 6। फिर क्या करोगे? एडिशन। क्या करोगे? एडिशन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यू शुड नो, जब हमारे पास फाइनाइट नंबर हो ना, सपोज मुझे 1+2+3+4+5 करना है, गुड, तो हम ऐसा लिखते हैं उसको 1+2+3+4+5। लेकिन मैंने आपको बोल दिया मुझे 1 से 1000 तक ऐड करना है, तो क्या लिखते बैठोगे? 1+2+3+4+5+6 लिखते बैठो, टाइम पास होता रहेगा, बराबर। अगर लार्ज नंबर का एडिशन करना है ना, तो हम एक नोटेशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन, बराबर, करेक्ट। और नंबर के लिए, नंबर्स के लिए तुम कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, ABCDEFGHIJ के, तुमको जो पसंद है वो, लेकिन नॉर्मली I J और K यूज होता है, I J और K। जिनका कंप्यूटर साइंस है वहां पे भी आप कोडिंग में लिखने वाले हो। C++ सीखा है किसी ने? नहीं सीखोगे, उसमें भी ये आई यूज करोगे। फॉर लूप आई रन फ्रॉम, तो आई, आई क्यों यूज किया हमने? क्योंकि आई क्या है? नंबर। नंबर के लिए तुम कोई भी लेटर यूज करो, करते ही हो ना। डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हो? D=2 बोलते हो ना। स्पीड के लिए क्या बोलते हो? V=2 बोलते हो। तो नंबर के तुम ABCDEFG तुमको जो यूज करना है वो करो, लेकिन नॉर्मली जब समेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? आई। आई रन फ्रॉम, आई रन फ्रॉम, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? 1, कहां तक गई? 1000। ये नोटेशन है उसका। अगर आपको लिखना है कि हम लोग 1 2 3 ऐसा सबको ऐड कर रहे हैं, कहाँ तक ऐड कर रहे हैं? 1000 तक। तो समेशन आई रन फ्रॉम 1 to 1000। इसका मतलब क्या होता है? 1+2+3+4+5+6+up to 1000। अगर अप टू 10,000 करना है तो 10,000 कर लो, अप टू 100 करना है तो अप टू 100 भी कर सकते हो। गुड, राइट। लेकिन इसको समेशन बोलते हैं, इसको इंटीग्रेशन नहीं बोलते। इंटीग्रेशन कब बोलते हैं वो समझ लो। ये देखो, ये नंबर है ना, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? एक नंबर है, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर दूसरा नंबर है, फिर कुछ नहीं है, फिर तीसरा नंबर है, फिर कुछ नहीं है, फिर चौथा नंबर है, फिर पांचवा नंबर है, बराबर। इसको बोलते हो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, वहां पे एक बैठा है, उसके बाजू में गैप है, फिर दूसरा बैठा है, फिर गैप है, फिर तीसरा है, फिर गैप है, फिर चौथा है। तो जब चीजें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रीट। सही है। अगर मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं, मास का। मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट था, एक बॉडी है, उसमें यहाँ पे मास है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये डिस्क्रीट हुआ कि कंटिन्यूअस हुआ? डिस्क्रीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मतलब हर जगह पे मास होना, इसको क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस। तो वेन एवर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस, हर जगह पे जब वैल्यूज प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। अब जब तुम इंटीग्रेट कर रहे थे, मतलब जब तुम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, तो तुमने क्या किया? तुमने 2 से 2.1 सारे नंबर लिए ना। टाइम 2 से 2.1 में 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 सारा ही लिया। उसके बाद फिर 2.1 से 2.2 तक भी सारा लिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस था कि डिस्क्रीट था? कंटिन्यूअस था कि डिस्क्रीट था? तो जब कंटिन्यूअस था, तो कंटिन्यूअस में एक सिंपल काम करते हैं हम लोग, समेशन नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन। तो समेशन की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन, राइट। क्या लिखते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। गुड। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग डेरिवेटिव में क्या कर रहे थे? हम इंटरवल क्या करते जा रहे थे? स्मॉल 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 स्मॉल। कब तक स्मॉल? जब तक हमको जिस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए वहां तक पहुंचते नहीं। तो क्या कर रहे थे तुम? डेल्टा एक्स को छोटा 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 करते जा रहे थे, राइट। मतलब डिफरेंशिएशन मतलब पीसेस करना। यहाँ पे क्या किया? सबको साथ लाया। साथ लाने का मतलब क्या होता है? क्या होता है उसका मतलब? इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आप एक फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टोटल वैल्यू देखते हो, और डिफरेंशिएशन में क्या करते हो? एक सिंगल पॉइंट पर देखते हो, राइट। तो इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेट करना मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब एक इंटरवल में फंक्शन की टोटल वैल्यू फाइंड करना। तो याद रहेगा? पक्का? तो डेरिवेटिव में हमने एक ग्राफ पे 2 पॉइंट लिए थे,
लेकिन वो जो पॉइंट बी था उसको ए के पास 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 लाते गए। कब तक लाते गए? जब तक सेकंड क्या बन गया? टेंजेंट। क्योंकि हमारा टास्क था कि हमको ए पॉइंट पे ही वैल्यू चाहिए थी, हमको ए पॉइंट पे देखना था कि फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। और इसका यूज आपको आगे मैथ्स में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, दोनों जगह पे आएगा। आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा हिंट अभी से मिलनी चाहिए आपको। ग्रेविटेशन में लगने वाला है वो। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y विथ रिस्पेक्ट टू x। वो फंक्शन ऐसा है, ये जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वहां पे टेंजेंट अगर मैं लेता हूँ, टेंजेंट मतलब कौन? डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज टेंजेंट ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव मतलब स्लोप। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? स्लोप। व्हाट इज द स्लोप एट दिस पॉइंट? जीरो। व्हाई? पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर आप बोल सकते हो tan ऑफ थीटा। एंगल कितना है? जीरो। बराबर। ये तो तुमने देख के बताया। अगर मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करता और मैं आपसे पूछता व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, वही जो ग्राफ ड्रॉ किया था वही था। डेरिवेटिव एट मैक्सिमम पॉइंट क्या आया? जीरो। डेरिवेटिव एट मिनिमम पॉइंट क्या आएगा? क्या आएगा? जीरो। तो फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। बराबर। तो ये आगे जाके आपको लगने वाला है, तो पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव में आप इंटरवल को छोटा 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 करते हो, यहाँ पे आप इंटरवल को बड़ा 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 करते आ रहे हो। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज, हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फंक्शन की टोटल वैल्यू चाहिए थी, लेकिन डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? बिकॉज ऑफ दिस रैंडम शेप। क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन है उसका जो शेप है वो रैंडम शेप है, वेल डिफाइंड नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो मैं निकाल लेता। स्ट्रेट लाइन तो क्या करते तुम? एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन वैसा नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने छोटे छोटे इंटरवल्स ली, और हर एक छोटे इंटरवल में एरिया कैसा दिख रहा है आपको? ये रेक्टेंगल। ये सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। क्या कर लिया बाद में आपने? इसको ऐड। गुड। तो इंटीग्रेशन का बस इतना थ्योरी पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का सिंबल पता होना चाहिए। क्या है सिंबल? ऐसा एस जैसा दिखता है, एस नहीं है, दिस इज इंटीग्रेशन सिंबल। अब जैसे आपने प्रॉपर्टीज देखे थे, किसके प्रॉपर्टीज देखे थे? डेरिवेटिव्स के। वैसे हमको किसके प्रॉपर्टीज देखने हैं? इंटीग्रेशन की। लेकिन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज तीन ही लगने वाले हैं हमको। ऐसा नहीं है कि तीन ही है और भी है, लेकिन हमको फिजिक्स के लिए तीन ही लगने वाले हैं, तो हम लोग तीन ही फिलहाल कवर करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर वन अगर आपको याद होगा, वहां पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। प्रॉपर्टी नंबर टू था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे वो पहला प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। गुड। क्लियर। अभी सिक्वेंशियली मेरे को देखना पड़ेगा व्हाट सीक्वेंस आई हैव गिवन यू इन द नोट्स। शायद यही सीक्वेंस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस वही है, सही है। गुड। यहाँ तक क्लियर? सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ता है dx। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। देखो, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ डिस्टेंस तो तुम क्या लिखते हो? dv बाय dx। अगर वेलोसिटी चेंज होता है विथ टाइम तो क्या लिखोगे? dv बाय dt। तो ये जो x है दैट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ। अगर वेलोसिटी विद टाइम चेंज हो रहा होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? एफ ऑफ टी, और बाहर क्या लिखता मैं? डी टी। क्या लिखता है यहाँ पे? डी टी। तो सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हो, या फिर इसको एफ ऑफ टी डी टी लिखते हो। तो ये जो x है, दिस x इज विच वेरिएबल? डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। तो ये पहला प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ
फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 2, व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2? ये है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। डन। तो दो ही प्रॉपर्टी फिलहाल चाहिए, तीसरा प्रॉपर्टी जब लगेगा तब यूज करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x इज इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। यहाँ तक क्लियर? गुड, पक्का पक्का, श्योर। अब जिसको ये याद है और डेरिवेटिव याद है, अभी मैंने आपको बताया डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑपरेशंस, बराबर ना? अपोजिट होते हैं ना ऑपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट ऑपरेशन? फॉर एग्जांपल प्लस एंड माइनस, दे आर अपोजिट, क्योंकि प्लस ऐड करता है, माइनस सब्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम आर अपोजिट ऑपरेशन। लॉग स्केल को क्या करता है? छोटा, और एक्सपोनेंशियल क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये भी अपोजिट ऑपरेशन था, एक था स्टेप डाउन, एक था स्टेप अप। वैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है? अपोजिट। अपोजिट है ना, पक्का? अगर वो याद है तो फिर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इफ यू रिमेंबर, एंड यू मस्ट रिमेंबर, व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n? n x रेज टू n माइनस 1, राइट? मैंने अभी अभी बोला डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑपरेशन। हम प्रूव कर लेंगे। अब सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पे n था तो यहाँ पे कौन है? n। यहाँ पे क्या आ गया? n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे n प्लस 1 लेता हूँ, n प्लस 1 लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? n प्लस 1। और वहां पे क्या आएगा? n, जस्ट n। क्यों ऐसा? व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? अगर यहाँ पे x रेज टू n है, उसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है। ये 4 है तो 4 और 3, ये 5 तो ये 5 और 4, मतलब एक वैल्यू कम। तो अगर यहाँ पे मैं n प्लस 1 लिखता हूं तो यहाँ पे भी क्या आएगा? n प्लस 1। लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा? फिर एक वैल्यू कम। n प्लस 1 से एक वैल्यू कम मतलब कौन? n। ऐसे ही है ना, बराबर? तो डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। करेक्ट है ना, पक्का? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है? बस अपोजिट है। तुम नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो। इसको इधर लिखना, डेरिवेटिव का डी हटाना, और क्या लिखना? क्या लिखना? इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन, बराबर? लेकिन मैंने क्या बोला? अपोजिट है। क्या है? तो इधर डेरिवेटिव था तो इंटीग्रेशन कहाँ जाएगा? वहां पे। सही है। और ये जो n प्लस 1 है वो कहाँ पे आएगा? हो गया, फॉर्मूला रेडी। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो दिया भी होगा, शायद दिया है क्या मैंने नोट्स में? है ना? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या आएगा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो हमने सिंप्लीफाइड वर्जन लिया है, लेकिन रियल फॉर्मूला क्या था? रियल याद है? रियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n क्या था? क्या था? n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है? एज आई टोल्ड यू, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट ऑपरेशन। सबसे पहले मैं इधर एक काम करता हूँ, n प्लस 1 लिखता हूँ। ये n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? n। वेरी गुड, बस हो गया। हमको क्या चाहिए था? इंटीग्रेशन। तो ये dx को क्या करते हैं? इस dx को क्या करूंगा मैं? यहाँ पे लाऊंगा, बराबर? सही है। डेरिवेटिव का डी क्या करेंगे? उड़ा देंगे। और वो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। अब बोलोगे यहाँ क्यों? n प्लस 1 को क्यों नहीं लिखा अंदर? n प्लस 1 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कहाँ होता है? बाहर।
होता है, यस। ये n+1 इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बन गया फॉर्मूला। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन dx? एफ ऑफ एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू 2? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? 3x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3x रेज टू क्या लिखोगे? n+1। व्हाट इज n? 2+1 अपॉन 2+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? 3x। तो ये क्या आ जाएगा? 3x क्यूब अपॉन 3, और ये जो 3 है ये डेरिवेटिव के बाहर, 3 इंटू 3 9, और dx हो गया कैंसल, बन गया डेरिवेटिव, हो गया इंटीग्रेशन, हो गया, डन, बराबर। तो अब ये चीजें याद रखो, काम में आएगी आपको। इंटीग्रेशन ऑफ सम सिंपल फंक्शंस, अभी मैं सिंपल फंक्शंस की बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ सम सिंपल फंक्शंस, कॉम्प्लिकेटेड पे बाद में जाएंगे हम लोग। तो पहला, फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू n dx क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, बराबर, क्लियर? यहां तक क्लियर? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे जब लिमिट्स नहीं, वो भी लिमिट्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। मेरे को बताओ, तुम यहाँ पे कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे थे? 2 to 6, मतलब तुमको लोअर लिमिट भी पता है, लोअर वैल्यू, और अपर लिमिट मतलब अपर वैल्यू भी पता है। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल में हमको पता होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इन डेफिनेट इंटीग्रल यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड व्हाट इज द अपर लिमिट। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जब इंटीग्रल इनडेफिनेट हो, मतलब आपको लिमिट्स पता नहीं हो, और अगर लिमिट्स पता नहीं हो तो उस केस में आप इस फॉर्मूला में एक कांस्टेंट ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो? कांस्टेंट। इसको बोलते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिर्फ तब होता है जब इंटीग्रल कौन सा हो? डेफिनाइट की इनडेफिनाइट? इनडेफिनाइट। अगर डेफिनाइट होता तो हमको यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू लिख के दी होती, और वो लिख के दी होती तो ये नहीं लिखते फिर, राइट? करेक्ट। तो आपके नोट्स में शायद मैंने प्लस कांस्टेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, मुझे याद नहीं, लिखा है क्या? हाँ, तो वो प्लस कांस्टेंट आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया पहला इंटीग्रेशन। इसके बाद अगर आपको याद होगा, नंबर 2 हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ log of f of x इक्वल टू 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, करेक्ट? हमको भी चाहिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यू मस्ट रिमेंबर, सबसे पहले हम लोग इस dx को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस डेरिवेटिव को हटाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन। सही है, गुड। और इस डेरिवेटिव को उठा के यहाँ लिख देंगे, बन गया फॉर्मूला। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन f of x? log of f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय f of x ऑफ dx इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस कांस्टेंट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीग्रेशन चाहिए dx अपॉन 3x प्लस 5। व्हाट इज f of x? 3x प्लस 5। तो क्या आएगा यहाँ पे? log ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5। डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना आता है?
3 और 5 का 0 प्लस सी। हो गया सॉल्व। अब तुम 2-3 लोग बहुत गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो, मैं कब से देख रहा हूँ, बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग। डू नॉट टेक दिस वेरी लाइटली, जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड। सॉरी टू से दिस, मैं बोलता नहीं हूँ नॉर्मली। लास्ट ईयर 150 बच्चों की बैच बंद कर दी थी ओनली फॉर दिस रीजन। नहीं चलता है मेरे को, मेरे को नहीं चलता है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान दे रहे हो, गड़बड़ करना बंद करो। यू आर ऑल गुड। छोटे छोटे जो आपके ये आदतें हैं वो बंद करो। इट इज जस्ट बिकॉज आपका नुकसान हो रहा है, विच आई विल नॉट लाइक। 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब भी मिलो, मेरे को नहीं पता मैं 5 साल के बाद कहाँ रहूंगा, लेकिन जब भी मिलो कम से कम ये तो नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि इन्होंने 2 टॉपिक कम पढ़ाए थे। 2 टॉपिक ज्यादा पढ़ो, गाली दो, आई विल एक्सेप्ट इट। तो गड़बड़ नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। इट इज अबाउट योर करियर। एक क्वेश्चन गया तो लाखों में डोनेशन तुमको भरना है, मेरे यहाँ कुछ नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पे तीसरा डेरिवेटिव का फंक्शन कौन सा था? मैंने क्या बोला था, पूरा याद रखो। हाँ, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, वेरी गुड। तो अगर आपको याद होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, ये है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमको चाहिए इंटीग्रेशन, फिर वही रूल dx को वहां पे शिफ्ट कर दिया। यस, e रेस टू एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव का d हटा दिया, यहाँ आ गया इंटीग्रेशन। तो e रेस टू एफ ऑफ एक्स अपॉन, ये जो डेरिवेटिव है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बन गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू e raised to f of x upon derivative of f of x plus constant of integration c. For example, what is integration of e raised to 3x? E raised to 3x upon 3 plus constant of integration. Simple. What is integration of e raised to 8x? e raised to 8x upon 8. डेरिवेटिव में क्या हो रहा था पता है? e raised to 8x का डेरिवेटिव क्या था? 8 e raised to 8x। यहाँ पे क्या आ रहा है? e raised to 8x upon 8 प्लस कांस्टेंट तो रहने ही वाला है, जब तक लिमिट्स नहीं है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा ही वहां पे। तो मैं कहीं पे लिखूंगा नहीं तो भी समझ लेना, लिमिट्स नहीं है तो वहां पे आएगा आपका, क्या आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इसके बाद क्या था? डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू sin x माइनस sin x। डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cos of f of x equal to minus sin of f of x into derivative of f of x। तो उल्टा डेरिवेटिव का dx वहां पे, डेरिवेटिव का d हटाओगे और क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ f of x dx इक्वल टू माइनस cos of f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। गुड। एग्जाम्पल चलो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 9x माइनस cos 9x अपॉन 9। गुड। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ f of x dx। तो बताओ क्या आएगा? साइन ऑफ f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस p। गुड, यहां तक हो गया। अब इसके बाद बचा हमारा tan का, cot का, क्या था नाम ने, sec का और cosec का। उतने 4 मैं आपके लिए रख रहा हूँ एज अ असाइनमेंट कि आप जाके वो 4 खुद से चेक करोगे, इंटीग्रल्स क्या आते हैं, यू विल हैव टू चेक। और वो जो मैंने फॉर्मूला बुक दिया है उसमें तो मिल ही जाएगा आपको, और एडिशनली मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो दिस आर सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। इसमें हमको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, आपके
टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पे, एक है सॉल्व एग्जाम्पल और एक है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, पहले सॉल्व तो कर लो बाद में लिखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.11 का 2.11 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 8 dx। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? x रेज टू n क्या था? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस c। तो x रेज टू 9 अपॉन 9 प्लस c। टू सिंपल। नंबर 2, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब डेफिनेट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लो। इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम 2 to 5, इसके लिए फॉर्मूला तो सेम होता है। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट हम लिखते हैं 2 to 5। ये लोअर लिमिट यहाँ लिख दिया, अपर यहाँ पे लिख दिया। अब ये हो जाता है x क्यूब बाय क्या आएगा ये? व्हाट इज दिस? x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 2 to 5। अब मेरे को बताओ x और 3 में से कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है? x वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो पहले, नहीं भी निकालो तो चलेगा, लेकिन फिर क्या है, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे तुम्हारे। क्या बचा? x क्यूब 2 to 5। इसके बाद रूल क्या है? रूल है x की जगह पे अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट करो। x की जगह पे क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। कौन है अपर लिमिट? 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट। कौन है लोअर लिमिट? 2 का क्यूब। तो x की जगह पे 5 माइनस x की जगह पे 2। व्हाट इज 5 क्यूब? व्हाट इज 2 क्यूब? हाउ मच इज दिस? 117/3। 117/3 मतलब कितना होता है? व्हाट इज 3 10 जा? व्हाट इज 3 20 जा? हाँ 3 39 जा। तो आंसर क्या आएगा? 39। डन। लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स dx। हमने इसका डेरिवेटिव भी फाइंड किया है x प्लस साइन एक्स का। अभी हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स dx। डू यू रिमेम्बर हमने दो प्रॉपर्टी देखे थे, अभी देखे थे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ वन फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। पहले इंटीग्रल पे कौन सा रूल लगेगा? x रेज टू n का। n की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या आएगा आंसर? x रेज टू 2 अपॉन 2। साइन x का इंटीग्रल क्या था? माइनस कॉस x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितना है यहाँ पे? x। तो ये dx dx क्या हो जाएगा? कैंसल। तो लिखेंगे नहीं, कैंसल हो जाएगा तो लिखना नहीं, राइट। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ऐसा है, ये एक इंटीग्रल था, इसका एक कांस्टेंट है। बोलोगे ना एक कांस्टेंट क्यों लिखा? तो रुको, दो लिखो, फिर तुमको दो लिखने, तुम दो लिखो। c1 ये कहां से आ रहा है? पहले इंटीग्रेशन से, बराबर। c2 ये कहां से आ रहा है? सेकंड से। एक बात बताओ, सपोज कांस्टेंट है 5 और दूसरा कांस्टेंट है 7। तो व्हाट इज 5 प्लस 7? तो वो भी क्या है? तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो फिर मैं दो दो कांस्टेंट क्यों लिखूंगा? मैं दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके क्या लिखूंगा? सिंगल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो जहां दो कांस्टेंट हो वहां सिंगल कांस्टेंट लिखना, खत्म करना, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एज आई टोल्ड यू कि आपको चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिए इंटीग्रेशन के, एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सॉल्व एग्जाम्पल में 3 थे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में शायद दो ही है, दो है तो दो सॉल्व करेंगे वो अब। तो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और
दोनों ही आपको दिए डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो बोथ ऑफ देम आर डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहला, फर्स्ट वन, टू सिंपल टू सॉल्व। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x? माइनस cos x फ्रॉम 0 to π/2। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसके साथ आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के बाहर निकालो, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के बाहर निकालो, या फिर दूसरा काम ऐसा कर सकते हो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, तो पीछे वाले ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाल रहे हो तो एक काम करना, इसको सीधा गायब कर देना। इसको गायब किया तो ये जो लिमिट्स है ना इसको इंटरचेंज कर देना। ऐसा क्यों किया बताता हूँ, ऐसा क्यों किया बताता हूँ। तो एक काम करो, पहले ना नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेंगे। नेगेटिव साइन को बाहर निकालने के बाद रूल क्या था? रूल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस ऑफ अपर लिमिट कितना है? माइनस लोअर लिमिट कितना है? 0। व्हाट इज कॉस ऑफ π/2? 0। व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1। तो माइनस 0 माइनस 1 तो कितना आ गया? 1 आ गया ना 1। अब जो रूल मैंने तुमको बताया है, मैंने तुमको क्या बताया अभी? इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx इज इक्वल टू क्या था वो? sin x dx इंटीग्रेशन क्या था वो? क्या था? हाँ, माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to π/2। फिर मैंने क्या बताया? नेगेटिव साइन को क्या करोगे? गायब कर दोगे, हटा दोगे, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे? उल्टे। क्या हो जाएंगे? उल्टे। तो अभी क्या करोगे? अपर लिमिट cos 0 माइनस लोअर लिमिट cos ऑफ π/2। व्हाट इज cos 0? व्हाट इज cos π/2? व्हाट इज आंसर? तो सेम आया कि नहीं आया? तो नेगेटिव साइन हटा देना और लिमिट को क्या कर लेना? इंटरचेंज हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 1 to 5। दिस इज जोक, दिस इज अ जोक। Integration x dx from 1 to 5. What is integration of x? X square upon 2 from 1 to 5. 1/2 x square from 1 to 5। फिर क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 5 स्क्वायर कितना? 25 माइनस 1 तो कितना? 24/2 मतलब कितना? हो गया खत्म। So we will take one extra question. Let us find out what is, अभी वो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, so I'll take some random question। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम एक काम करते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 7x minus 2 square dx। तो सबसे पहले मुझे बताओ, विच फॉर्मूला विल यू यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन ऑफ f of x रेज टू n। क्या था फॉर्मूला? x रेज टू n की f of x रेज टू n plus 1, f of x रेज टू n plus 1 अपॉन बस n plus 1 डेरिवेटिव ऑफ f of x, बस इतना कि प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, f of x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन होता है f of x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस c। तो मुझे को बताओ कि f of x कौन है तुम्हारा? व्हाट इज f of x इन योर केस? 7x minus 2। तो f of x क्या है? 7x minus 2। और n कौन है? n कौन है? n 2, तो 2 plus 1 upon 2 plus 1 into derivative of 7x minus 2 plus c। तो 7x minus 2 raised to 3 upon 3। what is derivative of 7x? 7 बाहर आएगा, dx कैंसल। what is derivative of 2? 0, क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा? 7। what is 7 3 21। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर में 21। तो 7x minus 2 raised to 3 upon 21 plus
अब just a minute. What is integration of 3x minus 2 cube dx without pen and paper? 3x minus 2 raised to 4 upon 4 into 3, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 3x is 3 प्लस c, तो कितना आएगा 3x minus 2 by 4 upon 12 plus good done. So this is the end of this chapter. इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हमको डायरेक्टली मोशन इन वन डायमेंशन के लगने वाला है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3. तब आपको ये सारे इंटीग्रेशन वहां पे याद होने चाहिए. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद सेट 2 ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर का सेट नंबर 2 बाकी है, तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद वेक्टर सेट 2. That's it for today.